हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी पर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 राजनीति शास्त्र के राजनीति विज्ञान के अध्याय नंबर 6 को, जिसका नाम क्या है? राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल नाम क्या है तो इस अध्याय में क्या पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा। राजनीतिक दल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको कि अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। यानी जो आप न्यूज में सुनते रहते हैं ना, या फिर आपके इलाके में प्रचार होते रहता है बीजेपी के बारे में, या फिर कांग्रेस के बारे में, या फिर समाजवादी पार्टी के बारे में, बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में, या फिर इसके अलावा और भी बहुत दल हैं जैसे कि शिवसेना हो गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं राजनीतिक दल। तो इन्हीं राजनीतिक दलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि भैया ये जो लोग हैं बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, जिनको की सब जनता गाली देते रहती है कि ये सारे लोग मिलकर हैं देश को पागल बना रहे हैं, देश को चुतिया बना रहे हैं, देश को बुड़बक बना रहे हैं, ये लोग सिर्फ घूस खाने बैठे हुए हैं, ये लोग काम नहीं करते हैं। तो यहां पर इस अध्याय में हमें समझना है कि ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो राजनीतिक दल इतने सारे बने हुए हैं, ये काम क्या करते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, और हमारे देश के लिए, हमारे पूरे सिस्टम के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, और इनमें क्या कमी है, इनको क्या सुधारने की जरूरत है, और हम इनको कैसे सुधार सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर सबसे पहले आपके सामने सबसे पहला सवाल वही आ गया कि भैया राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, राजनीतिक दल क्यों होने चाहिए हमारे देश में, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर कहा जा रहा है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि भाई लोकतंत्र में आप रहते हैं, लोकतंत्र आप पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में आपने बहुत सारी बातें पढ़ी, आपको पता चला कि लोकतंत्र इतना बढ़िया, उतना बढ़िया, बहुत बढ़िया लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के मामले में जब आप अपने आसपास देखते हैं तो लोकतंत्र के नाम पर आपको क्या दिखता है? तो सबसे ज्यादा जो दिखने वाला चीज है वो क्या है? एक राजनीतिक दल है। मतलब कि आप अगर गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो लोकतंत्र की संस्था बहुत सारी होती है, जैसे कि संसद होता है, विधानसभा होता है, चुनाव आयोग होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोकतंत्र का ही हिस्सा हैं। लेकिन एक आम आदमी जो कि एक गांव में रहता है, एक शहर में रहता है, एक कोने में रहता है, उसको जो सबसे अपने से सबसे नजदीक जो चीज दिखाई देती है वो दिखाई देती है राजनीतिक दल। और उससे अगर आप पूछिए, किसी भी अनपढ़ आदमी से आप पूछ लीजिए कि भैया हमारे देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र मतलब क्या, वो सीधे बोल देगा पॉलिटिकल पार्टी। चुनाव जो जीत कर आएगा वो क्या है, यही लोकतंत्र का मतलब, यही समझते हैं लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे देश में पढ़े लिखे नहीं हैं। आप पढ़े लिखे हैं भी, तब भी आपके सबसे नजदीक जो लोकतंत्र का हिस्सा है वो है क्या? राजनीतिक दल। मतलब यही कहा जा रहा है कि अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं, कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें, तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के बारे, स्वरूप के बारे में कुछ पता हो या ना हो, मालूम हो या ना हो, लेकिन उनको राजनीतिक दलों के बारे में जरूर कुछ ना कुछ मालूम होता है। क्या समझे? कि संसद कैसे काम करती है, मुख्यमंत्री लोग कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, किसी को पता नहीं है। लेकिन उनको यह पता है कि राजनीतिक दल होता है और पार्टी से नेता होते हैं जो कि चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, और हमारी परेशानी कोई दूर कर सकता है तो यही आदमी दूर कर सकता है जो कि चुनाव जीतकर आएगा कोई पार्टी से। ठीक है। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। यह तो बात मैंने ही शुरू में ही कहा कि भाई आम जनता जो है ना, वो जानती है कि पॉलिटिकल पार्टी होती है, जानती है कि बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है, या फिर जदयू है, या फिर और भी पार्टी, शिवसेना है, या फिर टीडीपी है, टीआरएस है, बहुत सारी पार्टियां हैं। सब लोग को पता है, आपको भी पता है। लेकिन आप भी पॉलिटिकल पार्टी को गाली देते होंगे, आपके पापा भी देते होंगे, आपके अगल बगल के सभी लोग, देश एकदम बर्बाद करके रख दिया इन लोग,
लूट के एकदम रख दिया है। खाली घोटाला करने आ जाता है इन लोग को काम उम करना है नहीं। कोई बढ़िया नेता आता तो कुछ होता, इन लोग सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है। होता है कि नहीं होता है? आप अपने आसपास लोगों को बात करते हुए सुनिएगा तो आपको यही सुनाई देगा कि लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को गाली दे रहे हैं, कि राजनीतिक दल को गाली दे रहे हैं। कोई बीजेपी को दे रहा है, कोई कांग्रेस को दे रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को दे रहा है, या फिर कोई आदमी है जो कि सबको दे रहा है, सब चोर हैं। समझ गए? तो यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टी के बारे में लोग जानते हैं, लोगों को पता है कि भैया राजनीतिक दल नाम का कुछ होता है, लेकिन उसको पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम दिल से प्रेम है उनको राजनीतिक दल से, ऐसी बात नहीं है। लोग एकदम पसंद नहीं करते हैं राजनीतिक दल को। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन कि हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। मतलब कि हमारे देश में जितना प्रॉब्लम है, चाहे वो हमारे समाज में हो, समाज में हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर रहे हो, या फिर कोई जाति के नाम पर लड़ाई हो रहा हो, या फिर हमारा पूरा तंत्र में घोटाला हो रहा हो कहीं पर, या फिर सरकार सही से काम नहीं कर रही हो, तो उसमें अगर आप आम आदमी से पूछ लीजिए कि भैया ये सब प्रॉब्लम काहे है, वो एक बात बोलेगा कि जो पार्टी बैठा हुआ है ना सरकार में, ये चोर है। जो पार्टी, जितना पार्टी है ना, सब चोर है, इसीलिए सारा प्रॉब्लम है। मतलब कि भैया जनता जो है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल को जानती है, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है, लेकिन उसको पसंद नहीं करती है। अपने आसपास होने वाली सारी परेशानियों की जिम्मेदार किसको मानती है? राजनीतिक दलों को मानती है कि भैया इन लोग के चलते हमारे देश में सारा प्रॉब्लम है, इन लोग के चलते हमारा समाज में सारा प्रॉब्लम है। अगर इन लोग सही से काम करें तो समाज का, देश का सारा तकलीफ दूर हो जाएगा, ऐसा जनता का मानना है। ठीक है, अब यहां पर ये सब चीज देखकर, ये सब चीज सोचकर हमारे मन में एक सवाल उठता है जो कि एकदम उठना चाहिए कि भैया हम लोगों को राजनीतिक दलों की जरूरत है क्या? क्या सच में हमारे देश में राजनीतिक दल होने चाहिए, या फिर नहीं होंगे फिर भी काम चल जाएगा? तो उसको हम समझते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि करीब 100 साल पहले दुनिया के कुछ ही देश में, और वो भी गिनती के राजनीतिक दल थे। मतलब कि 100 साल आज से पहले जाइए तो कब 1921 भारत आजाद नहीं हुआ था। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भी बहुत सारे देश थे जो कि आजाद नहीं हुए थे। साथ में बहुत सारे देश ऐसे थे जहां पर राजा का शासन था। तो यहां पर क्या हुआ, मतलब कि बहुत कम ही ऐसे देश थे जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। उसमें से भी बहुत कम देशों में, बहुत कम संख्या में लोकतंत्र में क्या थे? राजनीतिक दल थे। अमेरिका में भी आप अगर देखिए तो आज भी मात्र 2 राजनीतिक दल हैं, और कुछ छोटे मोटे होंगे तो पता नहीं, लेकिन मेनली 2 ही राजनीतिक दल हैं। तो बहुत सारे देशों में जहां पर कि लोकतंत्र था, संख्या जो थी लोकतांत्रिक दलों की वो काफी कम थी। ठीक है, आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। मतलब कि विश्व में लोकतंत्र का ऐसा विस्तार हुआ है कि आज लगभग हर देश में, जिस भी देश में आप चले जाइए, आपको राजनीतिक दल देखने को मिल जाएगा। और ये राजनीतिक दल क्या करते हैं? राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, और उनके क्या काम है उनको आगे हम देखेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब लोकतंत्र का विस्तार जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे राजनीतिक दलों का भी विस्तार हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय में 2, 4, 10 राजनीतिक दल होते होंगे। कांग्रेस था, या फिर जनसंघ था, या फिर और भी कुछ पार्टियां थी जो कि उस समय थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज हमारे देश में 750 से भी ज्यादा राजनीतिक दल हैं। अब ये राजनीतिक दल 750 कैसे हैं, इसको भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर कहें तो दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए, इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हो गए, इतनी ज्यादा संख्या में क्यों आ गए? सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या हैं और ये क्या करते हैं, उसकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। तो भैया राजनीतिक दल होता क्या है, काम क्या करता है, इसको सबसे पहले हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं राजनीतिक दल होता क्या है। तो राजनीतिक दल का अर्थ, मतलब कि राजनीतिक दल क्या होता है, हम समझने वाले हैं। और यहीं से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, उत्तर उठाकर लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि राजनीतिक दल
क्या होते हैं। राजनीतिक दल को लोगों का एक ऐसा संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। समझ गए? ये आप एक तरीके से इसको अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल एक प्रकार के कुछ लोगों का, ऐसे लोगों का समूह है जो कि एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मतलब चुनाव जीतकर सरकार चलाना चाहते हैं कि हम सत्ता में बैठें और हमारी नीतियों के हिसाब से क्या चले, देश चले, सत्ता चले, सरकार चले। समझ गए? और इस तरीके से ये देश में सत्ता में आने के लिए, देश चलाने के लिए कुछ सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो भैया क्या करेंगे, ये कर देंगे, चुनाव जीतेंगे तो वो कर देंगे, चुनाव जीतेंगे तो कॉलेज खुलवा देंगे, चुनाव जीतेंगे तो रोड बनवा देंगे। ये सारे क्या हो गए? समाज के हित को ध्यान में रखकर इन्होंने अपना कुछ क्या किया, नीति तैयार किया कि जब हम जीतेंगे तब ऐसा ऐसा काम करेंगे। अब यहां पर कहा जा रहा है सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी अलग अलग राय होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब जब भी हम बात करते हैं कि भाई सामूहिक हित करना है, सब लोगों का भला करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई हम कहेंगे कि हम, मेरे हिसाब से मान लीजिए हम एक ठो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम बोलेंगे ना कि एक ठो फैक्ट्री खुलेगा ना तो सामूहिक हित होगा क्योंकि वहां पर लोगों को नौकरी मिलेगा। दूसरा राजनीतिक दल बोलेगा कि भैया फैक्ट्री खुलेगा तो वहां पर जो किसान खेती कर रहे हैं उन लोग का जमीन चला जाएगा, तो इससे विकास नहीं होगा, इससे नुकसान होगा। तो मतलब कहने का है कि सामूहिक हित जो है, सामाजिक हित जो है, वो एक तरीके से ऐसा चीज होता है जो कि निश्चित नहीं होता है। हो सकता है कि मेरे लिए सामूहिक हित अलग चीज हो, आपके लिए सामूहिक हित अलग चीज हो। समझ गए? इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। मतलब यही जो मैंने कहा कि एक दल है वो बोलेगा फैक्ट्री बनाओ, दूसरा बोलेगा फैक्ट्री नहीं बनाओ। फैक्ट्री क्यों बनाओ? फैक्ट्री बनाओ ताकि लोगों को नौकरी मिले। दूसरा बोलेगा भैया फैक्ट्री बनाने में किसानों की जमीन चली जाएगी तो फैक्ट्री मत बनाओ। तो अब दोनों पार्टी जो है, एक पार्टी जो पहली पार्टी है जो कि फैक्ट्री बनाना चाहती है, वो चुनाव में जाएगी राजनीतिक दल के रूप में और बोलेगी कि भैया हमको जिता दो, हम फैक्ट्री बना देंगे। दूसरा राजनीतिक दल है, ये चुनाव में जाएगी, बोलेगी कि भैया हमको चुनाव जिता दो, हम यहां फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, यहां पे किसानों का हक हम बचा कर रखेंगे। तो दोनों का सामूहिक, दोनों क्या करना चाहते हैं? दोनों चाहते हैं कि भैया सामूहिक हित हो, हमारे समाज का भला हो, लोगों का भला हो, लेकिन दोनों का जो सामूहिक हित करने का तरीका है, इसमें फर्क है। और इसी वजह से हमें कई सारे राजनीतिक दल दिखते हैं। जो कि राजनीतिक दल होता है, सभी राजनीतिक दलों का सामूहिक हित का जो नजरिया होता है अलग अलग होता है। कोई बोलता है कि फैक्ट्री खोलो, कोई बोलता है फैक्ट्री मत खोलो, कोई बोलता है किसानों को सब्सिडी दो, कोई बोलता है नहीं किसानों को सब्सिडी मत दो, कोई बोलता है ट्रैक्टर में छूट दो, कोई बोलता है ट्रैक्टर में छूट मत दो। तो अलग अलग अपने नजरियों को लेकर ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, जाते हैं जनता के बीच में और चुनाव में जाकर खड़े हो जाते हैं। जनता फिर उनमें से चुनती है और जो जीतता है वो अपनी नीतियों से क्या करता है, सरकार चलाता है और अपनी नीतियों को लागू करता है। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के लिए किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग, समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। मतलब क्या हो गया कि भाई हमने क्या देखा? हमने देखा कि समाज में समाज हित कैसे करना है, लोगों को जीवन कैसे जीना है, खेती करके जीवन जीना है या फिर नौकरी करके जीना है। ये एक तरीके से क्या दिखा रहा है? समाज का बुनियादी राजनीतिक विभाजन है ये। और इसी के आधार पर क्या बनते हैं? राजनीतिक दल बनते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ राजनीतिक दल होते हैं, वो बोलते हैं कि भैया देखो हमारा देश जो है ना, देश को अगर विकास करना है तो यहां पर बहुत बड़ी संख्या में हमको क्या खोलना होगा? फैक्ट्री खोलना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? किसानों से जमीन लेनी होगी। तो यहां पर क्या हो गया? उन लोगों के लिए जमीन ज्यादा कीमती नहीं है, किसानों की जो जरूरत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फैक्ट्री है। लेकिन
कुछ लोग होंगे बोलेंगे कि भैया फैक्ट्री में नौकरी काहे देना चाहते हो, नौकरी मत दो, फैक्ट्री नहीं खुलेगा। क्या होगा, किसानों के पास जमीन होगी, जमीन पर किसान खेती करेंगे और खेती के लिए सरकार इनको मदद भी करेगी, साथ में सब्सिडी देगी, ट्रैक्टर देगी, सभी चीजें देगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर क्या हो सके, खेती हो सके। तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक प्रकार का बुनियादी राजनीतिक विभाजन है कि समाज कैसे चलना चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए या फिर खेती होना चाहिए। इसके आधार पर अलग अलग राजनीतिक दल बन जाते हैं। किसी राजनीतिक दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी राजनीतिक दल है, उसके पास क्या होगा, अपना नीति होगा। क्या होगा, अपना नीति होगा। प्लस में नीति मतलब कि भैया सरकार में आएंगे तो सरकार कैसे चलाएंगे, चीन से हम लड़ाई करेंगे कि दोस्ती करेंगे, पाकिस्तान से हम लड़ाई करेंगे कि दोस्ती करेंगे, हमारे देश में किस चीज के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, किस चीज में कितना छूट मिलेगा, लोग कहां कहां घूमने जा सकते हैं, ये सारे जो डिसीजन हैं इसको नीति कहते हैं। समझ गए। अब इसी के साथ साथ उनका जो सामाजिक आधार है, सामाजिक मतलब समाज में उनको समर्थन कितना मिल रहा है, यह भी एक राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके साथ ही किसी भी राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। कौन कौन, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। ये तीनों हम समझते हैं शॉर्ट में। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण होता है, सबसे पहले नेता महत्वपूर्ण होता है। नेता देख सकते हैं, नेता क्या करता है, नेता एक तरीके से लीडर होता है पार्टी का। दल में क्या होगा, जनता के सामने हम क्या मुद्दे रखेंगे, जनता के सामने नेता जाएगा, भाषण देगा, जनता को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। साथ में नेता जो होता है वो एक तरीके से सामने का चेहरा होता है किसी भी राजनीतिक दल का, यानी कि उसकी सारी विचारधारा को, उसकी नीतियों को क्या करता है, एक तरीके से रूप देता है। साथ में नेता के बाद कौन आते हैं, सक्रिय सदस्य आते हैं। सक्रिय सदस्य जो होते हैं वो पार्टी से जुड़े होते हैं, राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से पार्टी के विचारधारा को, पार्टी के विचार को जनता के बीच में प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। मतलब कहीं पर अगर प्रचार करना है दल को तो ये किसको बोलेगी, ये सक्रिय सदस्यों को बोलेगी कि भैया इस इलाके में जरा घूम के आओ, इस इलाके में पर्चे बांट कर आओ, लोगों से बात करके आओ, लोगों से मिल के आओ। तो ये सक्रिय सदस्य क्या होते हैं, ये राजनीतिक दल के लिए काम करते हैं और इनको वॉलंटियर भी कह सकते हैं आप। ये सक्रिय सदस्य जो होते हैं वो पार्टी के ही सदस्य एक तरीके से होते हैं और इनका मतलब इन्हीं से मिलकर पार्टी बनी हुई होती है। इसके बाद कुछ होते हैं अनुयायी, मतलब ये खुलकर एक तरीके से दल का, किसी दल के समर्थक नहीं होते, मतलब सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन ये किसी भी पार्टी को फॉलो करते हैं कि हाँ भैया ये पार्टी है तो मैं इस पार्टी को पसंद करता हूं, तो मैं क्या हो गया, इस पार्टी का अनुयायी हो गया। समझ गए। अब आगे देखें तो आगे हमारे सामने है क्या, राजनीतिक दल के कार्य, यानी कि राजनीतिक दल का काम क्या होता है, किस काम के लिए हम राजनीतिक दल का चुनाव करते हैं, राजनीतिक दल क्यों होना चाहिए। राजनीतिक दल एक तरीके से क्या करते हैं, राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हमारे देश में क्या व्यवस्था है, हमारे देश में है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जो सत्ता का पद है वो कौन भरता है, वो भरा जाता है जनता के बीच में से। मतलब जो हमारे देश का पीएम होगा, हमारे देश का सीएम होगा, ये कौन होगा, जनता में से कोई उठकर आएगा। अब भैया ये पद भरना है तो इस पद भरने में हमारे देश में जो एक तरीके से पूरा सिस्टम है वो कैसे चलेगा, मतलब कौन लीडर बनेगा, कौन फॉलोअर बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सब तय करने का पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए राजनीतिक दल जो होते हैं ये बहुत ही जरूरी होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि भैया ये जो राजनीतिक दल हैं ये राजनीतिक पदों को कैसे भरते हैं, राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये किस तरीके से करते हैं, इसको जरा सा हम देख लेते हैं। ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है सबसे पहले कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ये तो भैया आपको भी पता है,
आप भी आजकल चुनाव देख रहे होंगे, कई हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहता है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, पार्टी का नाम लेते हैं कि भैया हम इस पार्टी से हैं, ये पार्टी जो है ना इस बार चुनाव जीत रही है, इसी को वोट दे देना। तो ये एक तरीके से क्या करते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। मतलब जैसे हमारे देश में होता है कि हमारे देश में कोई नेता है, वो अगर जीतना चाहता है चुनाव, तो वो क्या करता है, बोलता है कि भैया हमको टिकट मिल गया, हमको इस पार्टी का टिकट मिल गया। जैसे किसी को मिलेगा बीजेपी का टिकट, किसी को कांग्रेस का टिकट, किसी को एसपी का टिकट, किसी को बीएसपी का टिकट। तो ये लोग क्या हो गए, ये जो आदमी है, ये जो लीडर है, लीडर जो है, इसको इस पार्टी ने क्या किया, चुनाव में खड़ा किया और बोला कि भैया मेरी तरफ से तुम जो है चुनाव लड़ो और तुम जीतोगे तो क्या हो जाओगे, मेरी पार्टी एक तरीके से एक सीट पर जीत जाएगी। तो ये क्या होता है, यहां पर लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जो हैं वो किसी नेता को, किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, चुनाव में खड़ा करते हैं। और यहां पर राजनीतिक दल जो हैं, अब ये सवाल आएगा कि राजनीतिक दल जो हैं ये उम्मीदवार कैसे चुनेंगे कि भाई किस इलाके में कौन व्यक्ति खड़ा होगा चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो यहां पर कई तरीके होते हैं। पहला तो भाई उम्मीदवार चुनने का तरीका अमेरिका वाला है। वहां पर जो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, पार्टी के जो सदस्य होते हैं, ये सदस्य क्या करते हैं, वोटिंग देते हैं। जिस भी सदस्य को सबसे ज्यादा वोट मिला वो क्या करेगा, उस पार्टी से जाकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में व्यवस्था है कि जो पार्टी के लीडर होते हैं, जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं, वही उम्मीदवार चुनते हैं और वही क्या करते हैं, उम्मीदवार एक तरीके से तय करते हैं कि भैया उम्मीदवार जो है कौन होगा, तो वो नेताजी तय करेंगे, पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे, पार्टी का संसदीय बोर्ड बैठकर तय करेगा कि भैया कौन होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो अगला कार्य बताया जा रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि देखिए कई सारे राजनीतिक दल होते हैं, जैसे कि यहां पर हम रियल एग्जांपल ही लेते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी। अब ये जो चारों पार्टियां हैं ये क्या करेंगी, अपने अपनी नीतियां, अपनी अपनी बातें क्या करेंगी, जनता के सामने रखेंगी। कोई बोलेगा कि भैया हम क्या करेंगे, रोड बनाएंगे बढ़िया बढ़िया, कोई बोलेगा कि हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई बोलेगा कि हम भैया जॉब देंगे, कोई बोलता है कि हम क्या करेंगे, आपको पेंशन वगैरह बहुत देंगे। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक तरीके से हुआ कि सभी पार्टियों ने कि भाई हम चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे, आपको क्या मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से सभी पार्टियों ने आपके सामने रख दिया। इसके साथ ही कुछ खास मुद्दे होते हैं, जैसे हमारे राज्य में क्राइम बढ़ रहा है, तो क्राइम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चारों पार्टियां क्या करेंगी, अपनी अपनी बात रखेंगे कि क्राइम हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इनकाउंटर कर देंगे सब क्रिमिनल का, सभी क्रिमिनल के लिए हम हर गांव में, दूसरी पार्टी बोलेगी कि हम हर गांव में थाना खोल देंगे, तीसरी पार्टी बोलेगी कि भैया सबके लिए हम जेल बनाएंगे, जेल में सबको डाल देंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए जॉब की समस्या है तो सभी पार्टियां अपनी अपनी बात रखेंगी कि जॉब की समस्या को कैसे दूर करना है। कोई बोलेगा कि हम फैक्ट्री लगवा देंगे, फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट करवा के फैक्ट्री खुलवा देंगे, कोई बोलेगा कि हम बढ़िया ट्रेनिंग देंगे, कोई बोलेगा कि भैया आप लोग को हम क्या करेंगे, एजुकेशन बढ़िया देंगे, कोई बोलेगा कि कुछ और बोल देगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अलग अलग मुद्दों पर अपनी अपनी नीतियां सभी पार्टी क्या करेंगे, जनता के सामने रखती हैं। जनता को ऑप्शन मिलता है कि भैया कौन सी नीति के हिसाब से देश चलेगा, और जनता क्या करती है, उन नीतियों में से अपने हिसाब से नीति को चुन लेती है कि भैया ये जो पार्टी बोली ना, ये बढ़िया बोली, इसको हम वोट देंगे। ये एक तरीके से होता है।
ठीक है, यानी कि देश के लिए या फिर राज्य के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है। मतलब क्या हुआ, सभी जनता की तो राय है कि भाई क्या होना चाहिए, जनता हिसाब से चुन सकती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक और, इस अलग अलग राय कहने का मतलब है एक और काम क्या करता है राजनीतिक दल, वो भी यहां पर समझिए। यहां पर यह है कि कोई भी सरकार जो चल रही है उसमें एक दो लोग तो होते नहीं हैं, हजारों की संख्या में किसी भी राजनीतिक दल में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, उसमें नेता लोग होते हैं, आदमी लोग होते हैं। तो यहां पर इन हजार में से सभी हजारों के अलग अलग विचार होंगे। हजार को तो छोड़िए, हमारे देश में जो करोड़ों की संख्या में लोग हैं, सभी के अलग अलग विचार हैं कि भैया देश कैसे चलना चाहिए, देश का विकास कैसे होना चाहिए, देश के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो यहां पर क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से एक समान या फिर मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाकर क्या कर सकते हैं, एक जगह पर लाते हैं। मतलब 100 लोग हुए, 100 लोग बोले कि भैया हम लोग का तो विचार एक जैसा है, या फिर थोड़ा थोड़ा मिल खा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब मिलकर क्या करते हैं, राजनीतिक दल बनाते हैं और अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इसी तरीके से सभी राजनीतिक दल में देखिएगा तो सभी राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं उनके विचार एक जैसे होते हैं। मतलब कि बीजेपी के सभी लोग जो होंगे वो एक जैसा बात करेंगे, एसपी के जो अलग अलग लोग होंगे सब एक जैसा बात करेंगे, बीएसपी के अलग अलग लोग होंगे सब एक जैसा बात करेंगे, कांग्रेस के भी जितने भी सदस्य हैं वो एक ही बात बोलेंगे, अलग अलग बात नहीं बोलेंगे। थोड़ा मोड़ा आपको अंतर भले ही दिख जाएगा। मतलब क्या होता है, मतलब अलग अलग विचार में से एक जैसे विचार वाले लोग एक जगह पर आते हैं और क्या करते हैं, एक पूरा खाका तैयार करते हैं कि देश कैसे चलना चाहिए, राज्य कैसे चलना चाहिए, कैसे पूरी व्यवस्था चलनी चाहिए। समझ गए। तो पार्टियां जो होती हैं वो तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कि हर आदमी का एगो विचार है, हर आदमी का। लेकिन पार्टी के जितने भी नेता थे, सदस्य थे, सभी को इस तरीके से साथ में लाया गया कि कुछ खास मुद्दों पर बात हो सके। मतलब कि भैया देखो, सभी लोग क्या चाहते हैं, देश का विकास हो। कोई बोलता है जॉब दो, कोई बोलता है एजुकेशन दो, कोई बोलता है हेल्थ के लिए काम करो, कोई बोलता है कि भैया क्या करो, कुछ और करो। तो यहां पर राजनीतिक दल में ये सभी लोग आ गए और राजनीतिक दल ने सभी के जो मुख्य मुद्दे थे उनको उठा लिया। क्या उठा लिया कि भाई जॉब देने के लिए हम फैक्ट्री लगाएंगे, एजुकेशन देने के लिए हम स्कूल अच्छा करेंगे, हेल्थ बनाने के लिए हॉस्पिटल नया नया खोलेंगे, इसके साथ ही क्राइम दूर करने के लिए हम इनकाउंटर कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक तरीके से क्या हो गया, बहुत सारे विचारों को, बहुत सारे राय जो थे उनको समेटकर एक जगह लाया गया और कुछ बुनियादी विचार बनाए गए कि भाई जॉब का समस्या है, हमारी पार्टी का नारा है कि जॉब के लिए हम फैक्ट्री लगाएंगे अपने राज्य में। तो ये क्या है, इसमें तो भाई पार्टी में अलग अलग लोग तो होते होंगे कि नहीं फैक्ट्री लगाना सही नहीं है, किसानों को बढ़ावा देना चाहिए, कोई बोलेगा कि भैया एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन बोला कि नहीं, पार्टी के सब लोग का राय हो गया कि भैया क्या होगा, फैक्ट्री लगाने का बात होगा जब भी नौकरी देने का बात होगा। तो यहां पर इस तरीके से होता है कि जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं पार्टी के, उनको एक जगह पर, एक विचार पर, कुछ बुनियादी विचार पर लाया जाता है। यानी जो सरकार बनेगी, सरकार जिस भी दल की बनेगी, उस दल के राय के अनुसार ही नीतियां तय करेगी सरकार। मतलब जैसा दल बोलेगा वैसा ही क्या होगा, सरकार चलेगा। मतलब जैसा दल का विचारधारा होगा वैसा ही सरकार चलेगा। अगला यहां पर क्या है, अगला यहां पर जो कार्य है राजनीतिक दल का, यह है कि देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला लेते हैं। अब देखिए, हमारे देश में कानून बनाने का व्यवस्था क्या है कि कानून कैसे बनेगा। तो कानून बनाने के लिए अगर देश स्तर पर कानून बन रहा है तो उसको पहले क्या करना होगा, लोकसभा से पास करना होगा, इसके बाद राज्यसभा से पास करना होगा, फिर क्या होगा, राष्ट्रपति जो होंगे, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तब कानून बनेगा।
अब जरा सोचिए कि ये लोकसभा जो आप देख रहे हैं या फिर राज्यसभा जो देख रहे हैं, इसमें बैठता कौन है? इसमें तो बैठते हैं नेता लोग। जो एमपी चुनकर आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद चुनकर आता है, सांसद, संसद सदस्य चुनकर आता है, वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो राजनीतिक दल होते हैं, इनसे जुड़े हुए होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सदस्य, संसद सदस्य, जो कि यहां पर बैठते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। अब बात है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को आपस में क्या करना है, डिस्कशन करना है किसी कानून के ऊपर कि कानून पास होगा या नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्यों को डिस्कस करना है कि कोई कानून पास होगा या नहीं होगा, और ये जुड़े हुए हैं किसी दल से, तो भाई वहां पर डिस्कशन किसके विचार के हिसाब से होगा? दल के विचार के हिसाब से। यानी जो पार्टी जैसा बोलेगी, पार्टी बोलेगी कि भैया समर्थन देना है, तो यहां पर लोकसभा में उस पार्टी के सदस्य जो होंगे वो उस बिल को, उस कानून को समर्थन दे देंगे। कोई दल बोलेगा कि भैया विरोध करना है, तो उसके सदस्य जो होंगे लोकसभा राज्यसभा में वो क्या कर देंगे? विरोध कर देंगे। मतलब क्या हो गया? मतलब जो दल है वो देश के लिए कानून बनाने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे आसान भी है कि भाई जो दल होता है, राजनीतिक दल, वही सरकार बनाता भी है और चलाता भी है। मतलब कि कोई एक आदमी सरकार नहीं चलाता है, एक दल चलाता है। मतलब क्या हो गया? प्रधानमंत्री कोई है किसी दल का, लेकिन वो प्रधानमंत्री खुद से नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जाकर तुरंत बन सकते हैं, नहीं। उस दल को, जिस दल से वो प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ है, उस दल को क्या करना होगा? संसद में बहुमत लाना होगा। बहुमत कहने का मतलब क्या है? उस दल के आधे से ज्यादा, मतलब 273 से ज्यादा क्या होने चाहिए? सदस्य जीत कर आने चाहिए संसद में, तभी वो क्या करेगा? सरकार बना सकता है। मतलब सरकार कौन बनाता है? दल बनाता है, कोई एक आदमी नहीं बनाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये नेता लोग जो होते हैं या फिर जो दल होते हैं, वही कानून वगैरह सब चीज डिसीजन लेने में काम इंपॉर्टेंट रहते हैं। कि मतलब कि जो सरकार कौन चला रहा है? सरकार चला रही है वो पार्टी जो कि चुनाव जीतकर आई है। उसका कोई आदमी ऐसा है जो कि महत्वपूर्ण था, नेता था, वो बन गया क्या? वो प्रधानमंत्री बन गया, बाकी लोग मंत्री बन गए, बाकी जो बचे वो सिर्फ सदस्य हैं, और बाकी लोग जो है वो समर्थन दे रहे हैं सरकार को। मतलब वो दल क्या कर रही है? सरकार चला रही है। ठीक है। और यहां पर पार्टियां जो होती हैं वो नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं, और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि वो पार्टी की इच्छा से अनुसार सरकार चला सके। यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज समझाया जा रहा है कि जो आप नेता देखते हैं जो कि बड़ा बड़ा भाषण देते रहते हैं, वो क्या पैदा हुए थे वैसा भाषण लेकर, या फिर उनको दिमाग था वैसा बचपन से ही? नहीं। वो जब पहली बार किसी राजनीतिक दल से जुड़े थे, तो वो जो राजनीतिक दल होती है अपने नेता लोग को ट्रेनिंग देती है, पढ़ाती है, सिखाती है कि भाई भाषण कैसे देना है, किस मुद्दे पर क्या विचार होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है। तो तभी आप देखते हैं कि जो नेता लोग आते हैं टीवी पर, उनके पास हर चीज का जवाब होता है। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ नहीं होते हैं, वो पढ़ते लिखते हैं, वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, तब आपके सामने आकर कोई बातचीत करते हैं। मतलब क्या हो गया? उनकी पार्टी क्या करेगी? नेता उनको बनाएगी, उनको सिखाएगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, बहुत चीज करेगी, प्रशिक्षण करेगी। आगे चलकर जब पार्टी को लगेगा कि ये आदमी बहुत कुछ जान गया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? मंत्री बना दिया जाएगा। मंत्री क्यों बनाया जाएगा? ताकि वो सरकार की जो कार्यभार है, कार्य को संभाले, और साथ में जिस पार्टी ने उसको ट्रेनिंग दिया है, सिखाया है, जिस पार्टी से वो जुड़ा हुआ है, उस पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चलाए, और जो भी जरूरत की चीजें हैं, विचार है, उसको लागू करे। समझ गए? इसके बाद अगला पॉइंट यहां पर क्या है कि भाई चुनाव हारने के बाद भी दल का काम खत्म नहीं होता है। जो पार्टी चुनाव हार जाती है वो क्या करती है? विरोधी पक्ष की भूमिका निभाती है। मतलब क्या हो गया?
जो हार जाएगा वो विपक्ष का काम करेगा, और जो दल सरकार चला रही है, मतलब जो दल शासक है, उसकी गलतियों को निकालेगा और उसको क्या करेगा, उसकी असफलताओं की आलोचना करेगा। और कहीं कोई अगर गलती करता है दल जो कि सरकार में बैठा हुआ है, तो ये विपक्षी दल उस पर निगरानी रखेगा, गड़बड़ होने से रोकेगा। यानी क्या होगा, विपक्षी दल हमेशा जनता के लिए काम करेगा, जनता की तरफ से सरकार के ऊपर निगरानी रखने का काम और लगान रखने का काम करेगा। यानी क्या होगा, जनता जो है, जनता वहां पर तो दिन रात बैठकर सरकार पर नजर रख नहीं सकती है, तो ये लोग क्या करते हैं, सरकार पर नजर रखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द समाज के लोगों की राय बन जाती है। मतलब क्या हुआ, क्या समझे कि भैया देखिए, जो राजनीतिक दल है उसके पास लाखों की संख्या में लोग हैं। राजनीतिक दल के पास पूरा एक ठो आदमी लोग का ग्रुप बैठा हुआ है जो कि किसी मुद्दा, हर मुद्दा के ऊपर डीप एकदम थिंकिंग करता है, उस पर डिस्कशन करता है, सोचता है, विचारता है। तो यहां पर क्या होता है, जो राजनीतिक दल होता है उसके पास बहुत पावर है। जो मुद्दा राजनीतिक दल उठा दिया वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे राजनीतिक दल अगर मुद्दा उठा दिया किस चीज का, रोजगार का, तो रोजगार के बारे में राजनीतिक दल बात करेगा तो उसको तुरंत ही क्या होगा, न्यूज चैनल वाले दिखाएंगे। अब तुरंत ही उसके बाद उसके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य देश भर में फैले हुए हैं, सभी उस मुद्दे को लेकर बातचीत करने लगेंगे। देश के हर गांव में, हर शहर में, हर इलाके में उस मुद्दे की बातचीत होने लगेगी। और क्या होगा, वो मुद्दा जनता के बीच में महत्वपूर्ण हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। सभी लोग एक तरीके से या तो उसके पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे, या तो वो अच्छा बात होगा या फिर खराब होगा। मतलब या तो जनता उसे पसंद करेगी या तो नहीं करेगी। तो क्या हो गया, उससे ये हुआ कि भाई जो राजनीतिक दल है ये जनता की किसी मुद्दे पर राय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो पार्टी विपक्ष में है वो जनता के मुद्दों को, जैसे रोजगार के मुद्दे को लेकर क्या कर सकती है, विरोध प्रदर्शन कर सकती है, आंदोलन कर सकती है, सरकार से सवाल पूछ सकती है। और इस तरीके से क्या होता है, जब बार बार किसी मुद्दे को उठाया जाएगा तो वो क्या होगा, जनता की राय उस पर बनेगी और वो एक तरीके से या तो सरकार के पक्ष में होगा या फिर सरकार के विपक्ष में होगा कि भाई आपने जो काम किया वो या तो सही है या तो गलत है। ठीक है, अब यहां पर अगला क्या कहा जा रहा है, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब आप अगर गांव के इलाके में होंगे या फिर आप अगर कभी भी आपके परिवार वाले सरकार से कोई काम करवाना चाहते होंगे, किसी सरकारी अफसर से काम करवाना चाहते होंगे और वो अफसर आपका बात नहीं सुन रहा है, तो वहां पर क्या होता है, राजनीतिक दल आते हैं। मतलब लोग जो हैं वो अपनी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए वो जाते हैं सरकारी दफ्तर में, अफसर के पास या फिर किसी अधिकारी के पास। वहां पर काम नहीं होता है, या फिर जनता को मान लीजिए समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना है, हमको पेंशन चाहिए लेकिन कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मुझे नहीं पता है। तो जो राजनीतिक दल है जो कि सरकार में बैठी हुई है या तो विपक्ष में है, उसका जो एक तरीके से सदस्य है उस इलाके में, वो सदस्य उस व्यक्ति को पेंशन प्राप्त करने में मदद करेगा। मतलब क्या हो गया, मतलब कि सरकार तक पहुंच बनाने में मदद करते हैं राजनीतिक दल। मतलब आपको अगर सरकार तक पहुंचने में दिक्कत हो रहा है, कोई बड़ा अधिकारी, छोटा अधिकारी, कोई चपरासी भी आपसे कोई बात नहीं सुन रहा है, तो आप चुपचाप चले जाइएगा किसके पास, नेताजी के पास। नेताजी छोड़िए, पार्टी के सदस्य के पास। वो पार्टी का सदस्य आपके साथ जाएगा, आपका काम करवा देगा, आपका पेंशन दिलवा देगा, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करवा देगा। और अगर वहां पर कुछ परेशानी होता है तो वो पार्टी का सदस्य जो है वो अपने पार्टी के बड़े अधिकारियों से बात करके या तो हो सकता है विरोध प्रदर्शन करे या फिर आपका काम करवा दे। मतलब क्या होता है कि जो आदमी खुद से कुछ नहीं कर पाता, उसको जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, उसको सरकारी मशीनरी, सरकारी व्यवस्था, सरकारी लाभ तक पहुंचाने का काम करता है राजनीतिक दल।
और इसी से क्या होता है, इसी कारण से लोग जो हैं वो दलों पर पूरा विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन मानते हैं कि वो दल जो है उनके काफी करीब हैं, क्योंकि उनकी जरूरतों के समय या फिर उनको जो भी काम के समय ये दल काम कर देते हैं और लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देते रहते हैं और अगले चुनाव में क्या करते हैं, जनता के बीच जाते हैं या फिर जनता उनको देखती है कि हाँ भैया जय ये जो पार्टी था ना, ये मेरा बात बढ़िया सुना था, हम गए थे नेता के पास ना तो मेरा काम करवा दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो इस तरीके से जनता जो है इस चीज को देखते हुए देखती है कि हाँ भैया राजनीतिक दल जो है वो मेरा काम हो सकता है, भले वो सब काम नहीं करे लेकिन मेरा काम तो हो गया ना, ये एक तरीके से कहती है। तो इसी से क्या होता है कि दलों के पास ये मजबूरी होती है कि भैया जनता का बात सुनो, जनता की जरूरतों का ध्यान रखो, नहीं तो अगला चुनाव में क्या होगा, जनता उठा के पटक देगी और चुनाव हार जाएंगे। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, राजनीतिक दल की जरूरत, राजनीतिक दल क्यों जरूरी है। अब यहां ऊपर हमने दलों के जितने भी काम देखे, ऊपर हमने सभी चीजें देखी, उससे यह हमें पता चला कि यहां पर जो भी राजनीतिक दल क्या होते हैं ये हम समझ गए, राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं ये हम समझ गए। अब यहां पर आगे हम देखते हैं, तो आगे यहां पर कहा जा रहा है दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। मतलब क्या हो गया, ऊपर क्या प्रॉब्लम है यह हम समझ गए कि राजनीतिक दल जो है ऊपर जितने भी काम थे उन काम को करने के लिए जरूरत है, और साथ में राजनीतिक दल क्या होता है ये तो हम समझ गए, लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि भैया हमारा देश इतना विकास कर रहा है, न्यूज है, सोशल मीडिया है और भी बहुत तरीके हैं, तो उसके बावजूद भी हमें राजनीतिक दल क्यों चाहिए। अब हम तो इंटरनेट के जरिए सारा काम कर सकते हैं, फिर भी हम राजनीतिक दल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि हमको राजनीतिक दल चाहिए। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या होगा। अब यहां पर देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है, दलों के बिना क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना करके ही हम उनकी जरूरत को समझ सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आज से दल हटा दिए हम तो क्या नुकसान होगा, ये पहले समझते हैं, तब हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक दल की क्या जरूरत है। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है अगर दल ना हो, मतलब कोई भी राजनीतिक दल अगर नहीं होगा तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या फिर निर्दलीय होंगे। मतलब जितने भी आपके उम्मीदवार होंगे वो या तो अकेले खुद से चुनाव लड़ेंगे, मतलब अकेले ही लड़ेंगे, मतलब निर्दलीय होंगे या फिर स्वतंत्र होंगे, कोई पार्टी से नहीं जुड़े हुए होंगे। मतलब आपके हर इलाके का जो विधायक होगा आपका या फिर और जो सांसद होगा उसको दूसरे इलाके के किसी सांसद से मतलब नहीं है, बस वो अपने इलाके का सांसद है, बस कहानी खत्म और कुछ नहीं। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों के चुनावी वादे करने पर स्थिति में नहीं होगा। मतलब कि देखिए हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। मान लीजिए कि चुनाव हो रहा है लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें कोई पार्टी है, जैसे मान लीजिए बीजेपी है और कांग्रेस है, यही मेनली आपका कांग्रेस, यही दो पार्टियां हैं जो कि आपका लोकसभा का मेनली चुनाव लड़ती हैं, और भी पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन देश स्तर पर यही है। अब यहां पर बीजेपी बोलती है कि देश की सुरक्षा के लिए हम ये करेंगे, कांग्रेस बोलेगी कि हम दूसरा कुछ करेंगे, ये बोलेगी कि हम ज्यादा रोड बनवाएंगे, ये बोलेगा कि हम पुल ज्यादा बनवाएंगे, ये बोलेगा स्कूल ज्यादा हम खोलेंगे, ये बोलेगा कॉलेज हम ज्यादा खोलेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब कि देश के स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर ये लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपके सामने ऑप्शन रख रहे हैं कि भाई देश का भविष्य सुधारना है तो हमको वोट दो, देश की स्थिति सुधारनी है तो हमको वोट दो। लेकिन मान लीजिए कि सभी सदस्य अगर अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और अकेले अकेले जीतते हैं तो देश के स्तर पर क्या स्थिति सुधरेगी, देश के स्तर पर पूरी व्यवस्था कैसे चलेगी, ये कैसे तय होगा। ये तो तय होना मुश्किल है कि भाई देश स्तर पर चुनाव कैसे होगा, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा या फिर गृह मंत्री कौन बनेगा, ये कैसे तय होगा। चाइना से डील कैसे करना है, लड़ना है या फिर दोस्ती करना है, पाकिस्तान से लड़ना है या दोस्ती करना है, ये कैसे तय होगा। तो इस सारे सवालों का जवाब जो है ना वो हम बिना दलों के खोज ही नहीं सकते हैं। उसका कारण यह है कि जो दल जो होते हैं यहां पर आपको चुनाव जीतने या फिर लड़ने के अलावा भी बहुत सारे कार्य करते हैं।
यहां पर जैसे पंचायत चुनाव का बात कहा गया है कि पंचायत चुनाव में भी ऐसा 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 बात है, तो वो सब चीज ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। सिंपल सा बात है कि भैया देखो, देश स्तर पर जो आपका मुद्दे हैं, देश स्तर पर जो काम है, वो एक तरीके से करने में आपका मदद करता है कौन? राजनीतिक दल। और साथ में राजनीतिक दल जो होते हैं वो एक और काम करते हैं। क्या करते हैं कि भैया देखो, कोई भी नीति है, कोई भी चीज है, कि मान लीजिए विदेश नीति है, तो भाई हमारे देश का विदेश नीति क्या होना चाहिए, विदेश नीति में हमको क्या करना है, हमको किस देश के साथ दोस्ती करना है, नहीं करना है, क्या अच्छा होगा, खराब होगा, देश का सुरक्षा कैसे होगा, देश में महंगाई कैसे घटेगी, इन सारे मुद्दों पर है ना राजनीतिक दल हमेशा विचार करते रहते हैं। मान लीजिए वो दल अगर सरकार में नहीं भी है तो भी वो क्या करेगी? विचार करेगी, सोचेगी कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, देश का विकास कैसे होना चाहिए। हमेशा उसके पास कुछ लोग होते हैं जिनको कि जनरली थिंक टैंक कहा जाता है, जो कि विचार करते रहते हैं कि देश का विकास कैसे हो, नहीं हो, सभी चीजें विचार करते रहते हैं। यहां पर आगे वही बात कही गई है कि देखिए यहाँ पर विभिन्न अलग अलग विचारों को समेटने, सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों के से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने, नीतियों का समर्थन करने अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरत होती है, राजनीतिक दल उन्हें पूरा कर सकते हैं। मतलब कि देखिए, जो भी हमारा पूरा तंत्र चलाने के लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, जो भी चीज चाहिए, हमारे लिए भाई क्या चाहिए? ठीक है, हमारे देश में चुनाव जीतकर आना है लोगों को, लेकिन हमारे पास एक तरीके से बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब भी तो होना चाहिए। जैसे कौन सा सवाल? सरकार कैसे चलाना है, रोड बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है, कॉलेज खोलना है, स्कूल खोलना है, कि भाई विदेशी निवेश लेना है या नहीं लेना है। इन सारे मुद्दों पर जो राजनीतिक दल होते हैं वो विचार करके, सोच समझकर पहले से ही तैयार रहते हैं कि चुनाव जीतेंगे और तुरंत हम ये काम चालू कर देंगे। समझ गए? ऐसा सभी राजनीतिक दल में होता है। वो पहले से ही सवालों के जवाब खोज कर रखते हैं कि हम जीतेंगे और तुरंत काम शुरू कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि वहां पर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो ये सारे काम कौन करेगा? और यहां पर राजनीतिक दल इसी वजह से क्या हो जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। जैसे यहां पर आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर है इसमें क्या हो रहा है? यहां पर आपका भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं जो कि प्याज और रसोई गैस की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, महंगाई को लेकर। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ कि ये जो पार्टी है, जो कि लोग यहां पर हैं, ये जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो सरकार में नहीं है, वो विरोध में है, मतलब विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन उस मुद्दे पर लेकर यहां पर रोड पर ये आए हैं और सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार का सवाल उठाया जा सके, सरकार पर अंकुश लगाया जा सके। समझ गए? आगे यहां पर हमारे सामने सवाल आता है, कितने राजनीतिक दल, कितने होने चाहिए राजनीतिक दल किसी भी देश में? मतलब कि हमारा देश जो है उसमें कितने राजनीतिक दल होने बात अच्छी है। तो यहां पर कहा जा रहा है, लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग के में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से भी ज्यादा है। मतलब कि हमारे देश में कितने राजनीतिक दल हैं? 750। और कोई भी लोगों का एक समूह जाकर क्या कर सकता है? एक राजनीतिक दल बना सकता है। आप भी चाहें तो राजनीतिक दल बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं, कोई भी बना सकता है। किसी को कोई भी बंदिश नहीं है, किसी भी तरीके से रोक टोक नहीं है। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि हर दल जो है वो जीतकर प्रधानमंत्री ही बना लेगा, आधा वोट ले लेगा, ऐसी बात नहीं होती है। कुछ दल होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ वो दल हैं, वो एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं, कहीं पर भी वो नहीं जीत पाते हैं, कोई भी उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। बस वो दल हैं, वो काम कर रहे हैं, वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आगे कहा जा रहा है, चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दल को होना अच्छा है। मतलब जैसे हमारे देश में अगर हम बात करें तो अगर हम देश के स्तर पर चुनाव देखें तो देश के स्तर पर बड़ी पार्टियां आपको दो दिखेंगी जो कि सीधे सरकार बना सकती हैं। यह है बीजेपी और कांग्रेस। ये जो हैं ये चुनाव जीतकर क्या कर सकती हैं? देश में
सीधे अकेले सरकार बना सकती हैं। ठीक है, अब अगर राज्य की बात करें तो राज्य में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी होती है जो कि चुनाव जीतकर सरकार बना सकती है। लेकिन क्या हर पार्टी, जो जितने 750 पार्टियां हैं हमारे देश में, क्या सभी सरकार बना सकती हैं? क्या नहीं। हर जगह पर, हर इलाके में आपको 1, 2 या फिर 3, 4 से 5 पार्टियां ही होंगी जो कि सीरियसली चुनाव लड़ रही हैं, जो कि चुनाव जीत सकती हैं। समझ गए ना? तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि यहां पर कहा जा रहा है कि मुख्य दल के रूप में कितनी पार्टियां हो ताकि हमारा देश चल सके, हमारी व्यवस्था चल सके। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है, और ऐसा जो दल वाला व्यवस्था वाला देश है ये आपका है चीन। वहां पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि चुनाव लड़ेगी और कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार बनाएगी, चलाएगी, और कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकता है। यहां पर एक हिस्सा दिया गया है राजनीति की नैतिक ताकत। इसको आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं। मैं क्या करता हूं, आगे चलता हूं। और यहां पर कहा जा रहा है इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। मतलब जहां पर सिर्फ एक पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेगी और वो सरकार चलाएगी, ऐसा व्यवस्था कहां पर है? चीन में। चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने का अनुमति है, लेकिन वहां पर आप दूसरा पार्टी बना सकते हैं, लेकिन वो एक तरीके से सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते हैं आप। सरकार एक ही पार्टी बनाएगा। कौन बनाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा पार्टी आपने बनाया है तो अपना घर में बनाइए, अपने इलाके में थोड़ा बड़ा काम करना है कीजिए, लेकिन आप सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या कहा जा रहा है? यहां पर उसका मतलब क्या हुआ कि चुनावी प्रणाली में सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं है। मतलब कि सरकार का पावर को एक ही आदमी लेगा, एक ही पार्टी लेगी, कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा कोई पार्टी किसी भी स्थिति में पावर चैलेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे यहां पर देखें तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि यह एक तरीके से अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी चाहिए, साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर रहना चाहिए। मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है कहने का मतलब क्या कि भैया आप जो है ना चुनाव जीतकर पहुंच सकते हैं। तो क्या हमारे देश में चुनाव जीतकर कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है? जी हां, बना सकती है। सरकार का जो सिस्टम है, चुनाव का जो सिस्टम है, उसमें कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि कोई पार्टी नहीं जीत सकती है। हर पार्टी को छूट है कि वो चुनाव जीत सकती है। सिर्फ कंडीशन क्या है? जनता का समर्थन मिलना चाहिए। चीन में ऐसा नहीं है। चीन में आपको जनता का समर्थन हो नहीं हो, आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं पावर कौन लेगा? सिर्फ एक पार्टी लेगी। कौन पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। वही चुनाव लड़ेगी, वही जीतेगी। दूसरी पार्टी आपको बनाना है बनाइए, लेकिन आप सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे कुछ देश होते हैं जहां पर दो मुख्य दलों के बीच में पार्टी बदलती रहती है। 2 मुख्य दल होते हैं जिनके बीच में कंपटीशन होता है सरकार बनाने के लिए। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 2 ही दल हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। इन्हीं में से कोई एगो चुनाव जीत जाएगा, तीसरा है ये नहीं है, तीसरा वहां चुनाव नहीं लड़ता है। समझ गए? इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रिटेन में ऐसा ही है। ब्रिटेन में आपको मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन यहां पर मुख्य दल कितने हैं? 2 दल हैं। ठीक है, समझ गए? जब अनेक दल सत्ता पाने के होड़ में हो और 2 दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। मतलब क्या हो गया? 2 से ज्यादा दल चुनाव लड़ रहे हैं और 2 से ज्यादा दलों के जीतने के चांसेस हैं, तो ये व्यवस्था जो हो गई, ये कौन सी हो गई? ये हो गई आपको बहुदलीय व्यवस्था। जैसे हमारे भारत देश में है। हमारे भारत देश में देखिए तो हमारे भारत देश में क्या होता है? जब देश का चुनाव होता है तो बीजेपी भी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ती है, इसके अलावा एसपी भी लड़ती है, बीएसपी भी लड़ती है, और सब अपना पार्टी में से क्या निकालते हैं? मैनिफेस्टो निकालते हैं कि हमारी पार्टी अगर चुनाव जीत गई ना, तो अगर हमारी पार्टी का पीएम बन गया तो हम ये काम कर देंगे। जैसे आप बीजेपी को देखिएगा, पूरे देश में चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस भी लड़ेगा, आम आदमी पार्टी भी, एसपी भी, बीएसपी भी। मतलब क्या है? पूरे देश का चुनाव जीतने के लिए ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं। और क्या इसमें से कोई भी जीत सकता है? जी हां, कोई भी जीत सकता है। कांग्रेस भी जीत सकता है, बीजेपी भी जीत सकता है, आम आदमी पार्टी भी जीत सकता है, बीएसपी, एसपी, कोई भी जीत सकता है। कंडीशन क्या है? कि भाई जनता का समर्थन मिलना चाहिए। ठीक है, और यहां पर हो सकता है क्या? यहां पर मान लीजिए कि एक अकेले किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन 3 पार्टी मिलकर बहुमत मिला, तो ये लोग तीनों क्या करेंगे? साथ में आकर क्या करेंगे? गठबंधन बनाएंगे।
गठबंधन बनाकर क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे। और इसको क्या हम कहते हैं, इसको गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है। और यहां पर 2004 में ऐसा ही हुआ था। 2004 में जब चुनाव हुआ था, उसके बाद किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला था, तो यहां पर गठबंधन बनाकर सरकार बनाई गई थी। और चुनाव लड़ने समय भी 3 मुख्य गठबंधन थे जो कि चुनाव लड़ रहे थे। ये थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा, यानी एनडीए, यूपीए और लेफ्ट। 3 मुख्य गठबंधन थे जो कि चुनाव लड़ रहे थे। और इस तरीके से क्या होता है, यहां पर अगर आप देखें तो आपको ये चीज देखने में लगेगा कि यार ये तो बहुत खराब है, बहुत घोलमेल है और बहुत मिक्स है, यहां पर सही तरीके से सरकार नहीं चलेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, देश में अस्थिरता हो सकती है, सही व्यवस्था नहीं हो सकती, बहुत परेशानी हो सकती है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि ये अच्छा चीज है, एक तरीके से फायदे देता है। मतलब 100% अच्छा नहीं है, लेकिन फायदा इससे होता है। क्या फायदा होता है कि यहां पर जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जिनके अलग अलग विचार हैं, उनको पावर मिलता है। जैसे कि कांग्रेस का कुछ अलग राजनीतिक विचार है, समाजवादी पार्टी का अलग है, बहुजन समाजवादी पार्टी का अलग है। तो अगर ये सभी लोग मिलकर अगर सरकार बनाते हैं तो कांग्रेस अपने विचारों को लागू करने की कोशिश करेगी, बहुजन समाज पार्टी बोलेगी कि भैया हमारे विचारों को लागू करो तभी हम समर्थन देंगे, समाजवादी पार्टी बोलेगी कि भैया हमारे विचारों को लागू करो तब हम समर्थन देंगे। तो सभी पार्टियों के विचारधारा को, विचार को क्या किया जाता है, सरकार चलाने में, सरकार की व्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है। तो ये एक तरीके से समाज के अलग अलग तबके को क्या होता है, उससे एक सरकार में हिस्सा मिलता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है। अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा यही जवाब होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। क्योंकि देखिए, दलीय व्यवस्था कि हमारे देश में कैसा दल व्यवस्था होगा, यह हम पहले से तय नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि चलो नया देश बनाते हैं, कैसा सिस्टम, तो 2 पार्टी सिस्टम, चलो नया देश बनाते हैं, कैसा सिस्टम, तो 5 पार्टी सिस्टम। ये हम लोग तय नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी से, समझ गए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर दलीय व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो दलीय व्यवस्था कैसा होगा, देश में अपने आप सामने आ जाता है। जैसे हमारे देश में क्या हुआ है, हमारे देश में शुरुआत में छूट दी गई, जिसको जितना पार्टी बनाना है बना लो, जिसको चुनाव लड़ना है लड़ लो। हमारे देश में देखा गया कि जब इतनी सारी पार्टियां बन गई, 750 पार्टियां तो बन गई, लेकिन जब हम मान लीजिए देश के चुनाव की बात करें, राज्य चुनाव की नहीं बात करें, देश में चुनाव जीतने की बात होती है, तो 2, 3, 4 पार्टियां होती हैं जो कि सीरियसली में चुनाव जीत सकती हैं। जैसे कि बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस जीत सकती है, आम आदमी पार्टी जीत सकती है, या फिर आपका समाजवादी पार्टी, बसपा, या फिर और भी पार्टियां हैं जो कि जीत सकती हैं। 750 के 750 नहीं जीत सकती हैं। उसी तरीके से कोई दूसरा देश होगा, वहां पर सिर्फ 2 पार्टियां होंगी जो कि चुनाव जीतने की स्थिति में होंगी। तो यहां पर यह चीज हम अपनी मर्जी से खुद से तय नहीं कर सकते हैं। यहां पर यह जो काम है, यह देश में खुद ब खुद हो जाता है, देश खुद ब खुद इसको स्वीकार कर लेता है। और एक और चीज आप ध्यान दीजिए कि जब हम देखते हैं अमेरिका को, तो अमेरिका में चाहे तो राज्य का चुनाव हो या फिर देश का चुनाव हो, वहां 2 ही पार्टी सिर्फ क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो भारत में कैसी व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो जब राज्यों को देखिएगा या फिर देश में भी देखिएगा, तो देश में सरकार बनाने की स्थिति में तो 2-4 पार्टियां होती हैं। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों को देखिएगा, जैसे कि तमिलनाडु में देखिएगा तो तमिलनाडु में कई सारी पार्टियां मौजूद हैं जो कि चुनाव वहां पर जीत जाती हैं। तमिलनाडु के बगल में जाइए आंध्र प्रदेश में या फिर आपका तेलंगाना में, वहां पर कई सारी अलग अलग पार्टियां हैं। यूपी में अलग अलग पार्टियां हैं, बिहार में अलग अलग हैं, झारखंड में अलग अलग हैं, उड़ीसा में अलग अलग हैं, पश्चिम बंगाल में अलग अलग हैं। तो यहां पर भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था है वो एक तरीके से काम कर गई। कैसे काम कर गई? क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुत विविधता भरा देश है और यहाँ पर बहुत तरीके के, बहुत समाज के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर 1-2 पार्टी अगर हम बना दें तो सभी लोग जो हैं एक विचारधारा में एक साथ एक दल में आ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था जो थी वो भारत के लिए बेहतर थी और भारत में काम कर गई। लेकिन भारत में अगर हम 2 दलीय व्यवस्था लगाने की कोशिश करें तो वो शायद काम नहीं करने पाएगा। उसी तरीके से अमेरिका में हम बहुदलीय व्यवस्था करने
करने की कोशिश करें तो वो भी अमेरिका में काम नहीं करने पाएगा। तो ये एक तरीके से है कि कोई भी देश जो है, कोई भी मुल्क एक तरीके से अपना दलीय व्यवस्था खुद से चुन नहीं सकता है। वो देश के साथ समय के साथ क्या होता है, अपने आप बनता है। और साथ में कोई भी देश जो है वो हर स्थिति में एक ही आदर्श प्रणाली पर चले, ये भी संभव नहीं है। मतलब समय के साथ क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने क्या है, राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, कितने लोग जो हैं वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जानकारी दिया गया है कि कितने लोग जो हैं वो पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर पार्टी के चुनाव वगैरह में शामिल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर है राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल क्या होते हैं ये हम जरा सा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय दल को समझना है, मतलब देखिए दलों की हमने बात की तो मैंने जैसे कहा कि जो दल होते हैं जो कि चुनाव लड़ते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो दल होता है जो कि देश के स्तर पर चुनाव जीत सकता है, और दूसरे दल होते हैं कि किसी एक राज्य स्तर पर चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जो चुनाव होता है वो देश के लिए होता है, साथ में राज्य के लिए होता है, और साथ में स्थानीय चुनाव होता है। तो यहां पर क्या होता है, कुछ दल होते हैं जो कि देश के स्तर पर सरकार बनाने के लिए सक्षम होते हैं, कुछ दल होते हैं कि जो राज्य में चुनाव जीत करके राज्य सरकार बनाने में सक्षम होते हैं, और स्थानीय चुनाव में कई जगहों पर दल लड़ते हैं, कई जगहों पर लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। तो इसकी बात यहां पर हम नहीं कर रहे हैं, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखने वाले हैं उन दलों के बारे में जो कि देश के स्तर पर महत्वपूर्ण हैं और देश के स्तर पर काफी पावरफुल होते हैं। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, और अनेक या फिर संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है। मतलब क्या हुआ, मतलब कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ कि भाई देखो, ये सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, दुनिया के कई सारे देशों की बात हो रही है जहां पर लोकतंत्र है। वहां पर जहां पर भी संघवाद होता है या फिर संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था कहां है, भारत में है, अमेरिका में है, और भी कई सारे देशों में है। जहां पर भी संघीय व्यवस्था होता है यहां पर राजनीतिक दल दो तरीके के होते हैं। एक राजनीतिक दल का तरीका होता है जो कि सिर्फ एक खास राज्य में है, जैसे हमारे देश में राज्य होता है ना, एक खास क्षेत्र में है, लोकल इलाके में। और वहीं एक दूसरा तरीके का राजनीतिक दल होता है जो कि देश के स्तर पर फैला हुआ है या फिर कई सारे आपको राज्यों में, कई सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय दल का उदाहरण देख लीजिए, बीजेपी है और कांग्रेस। ये जो राजनीतिक दल है ये भारत के इन दोनों को देखिएगा तो आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर इनका आपको ऑफिस भी मिल जाएगा, लोग भी मिल जाएंगे, इनके कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे, और घूमते हुए भी मिल जाएंगे, प्रचार करते हुए मिल जाएंगे, सरकार के भी खिलाफ विरोध करते हुए मिल जाएंगे। तो क्या हुआ यहां पर ये जो राजनीतिक दल है ना, ये पूरे देश में सक्रिय हैं और पूरे देश में क्या कर रहे हैं, घूमकर अपना काम कर रहे हैं, और पूरे देश स्तर पर ये पार्टियां हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, और वहीं दूसरी तरफ क्या हो गए, कुछ दल होते हैं जो सिर्फ एक राज्य में, हमारे देश के सिर्फ एक क्षेत्र में, राज्य में सक्रिय हैं। जैसे अगर हम बात करें झारखंड में कौन है, जेएमएम है, या फिर आपको तमिलनाडु में डीएमके है, डीएमके। तो डीएमके क्या झारखंड में आता है क्या, जी नहीं। यूपी में आता है क्या, जी नहीं। सिर्फ वो तमिलनाडु में रहता है और तमिलनाडु में अपना काम करता है। तो डीएमके क्या हो गया, एक तरीके का क्षेत्रीय दल हो गया, एक राज्य में सीमित है वो। जेएमएम क्या हो गया, क्षेत्रीय दल हो गया। बीजेपी क्या हो गया, राष्ट्रीय दल हो गया। कांग्रेस क्या हो गया, राष्ट्रीय दल हो गया। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि जेएमएम हो सकता है कि अपने राज्य के लिए स्पेशल नीति बनाए या फिर स्पेशल काम करे, लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी जब आकर झारखंड में अपना क्या करेगी, प्रचार करेगी, झारखंड में चुनाव लड़ेगी और साथ में यूपी में जाकर चुनाव लड़ेगी, तो ये अपने जो देश स्तर पर जो नीतियां तय की गई हैं
उनको फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का झारखंड वाला जो ग्रुप है वो अलग बात बोलेगा और यूपी वाला अलग बोलेगा, नहीं, ये लोग एक ही जैसा बात बोलेंगे। समझ गए? ये एक तरीके से राष्ट्रीय दल काम करते हैं। और साथ में जो आपके क्षेत्रीय दल हो गए वो तो आप समझ ही गए। अब यहां पर देखिए एक और संस्था है जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये कौन सी संस्था है? ये है निर्वाचन आयोग। मतलब हमारे देश में चुनाव करवाने का, चुनाव मैनेज करने का, चुनाव की सारी व्यवस्था का जो काम है वो कौन देखता है? निर्वाचन आयोग देखता है। अब चुनाव में जो भी चीज आए सारा काम कौन देखेगा? चुनाव निर्वाचन आयोग। और इसके कंट्रोल में सारा काम होता है। मतलब कि कोई पार्टी भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कहां जाइएगा रजिस्ट्रेशन करने पार्टी का? क्या जाइएगा अपने सरकार के पास? नहीं। क्या प्रधानमंत्री के पास जाइएगा? जी नहीं। आप जाइएगा निर्वाचन आयोग के पास कि भैया देखो हमको पार्टी बनना है, हमको चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनना है। तो आप जाइएगा निर्वाचन आयोग के पास, बोलिएगा भैया मेरा रजिस्ट्रेशन ले लो, मेरा नाम लिख लो, मेरी पार्टी का नाम लिख लो और हमको क्या करो, परमिशन दे दो अपने पार्टी के नाम से चुनाव लड़ने का। तो वो निर्वाचन आयोग क्या करेगी? आपका नाम और आपके पार्टी का नाम, सदस्यों का नाम लिखकर क्या करेगी? आपको परमिशन दे देगी चुनाव लड़ने का। यानी क्या होगा? निर्वाचन आयोग इसके बाद सारी प्रक्रिया, मतलब चुनाव का जितना भी प्रक्रिया होता है वो कौन देखता है? निर्वाचन आयोग देखता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए निर्वाचन आयोग जो है वो क्या करता है? सारे नियम कानून तय करता है किस चीज के लिए? चुनाव के लिए। अब यहां पर आयोग जो है वो सभी दलों को बराबर का सम्मान देता है और बराबर का वैल्यू देता है। लेकिन यहां पर निर्वाचन आयोग को भी पता है कि भैया जो 750 दल हैं सभी तो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं और सभी सीरियसली चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं। उन बहुत सारे पार्टियां तो कोई मतलब ही नहीं, उन लोगों ने सिर्फ नाम लिखवाया और घरे जाके सूत गए। तो क्या सब लोगों को बराबर वैल्यू मिलना चाहिए? जी नहीं। कुछ पार्टियां होती हैं जिनको जनता का बहुत ज्यादा समर्थन मिलता है, उन पार्टियों को क्या करती है? यह निर्वाचन आयोग विशेष सुविधाएं देती है। जैसे हमारे अगर देश में देखें तो कौन सी पार्टी की सरकार है? बीजेपी की सरकार है। अगर आप मान लीजिए पंजाब में देखें तो किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। इसके साथ ही अब दूसरे राज्यों में देखिए तो दूसरे दल की सरकार है, जैसे तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। तो ये जो दल है ना, ये कुछ खास दल हैं जो कि क्या कर रहे हैं? सरकार चला रहे हैं। मतलब क्या है? इनको जनता का बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है। लेकिन कुछ पार्टियां हैं सिर्फ उन्होंने क्या किया है? अपना नाम लिखवा लिया है चुनाव आयोग के पास और घर में जाकर सो गए हैं। तो क्या ये पार्टी है और ये पार्टी है, इसको बराबर वैल्यू मिलना चाहिए? जी नहीं। क्योंकि इन पार्टियों को बहुत ज्यादा जनता का समर्थन है तो इस पार्टी को चुनाव आयोग कुछ खास सुविधाएं देती है। क्या सुविधा होता है? इनको खास चुनाव चिन्ह दिया जाता है। जैसे बीजेपी के क्या है? कमल फूल है। कांग्रेस का क्या है? पंजा है। इसके बाद डीएमके का क्या है? डीएमके का शायद मुझे ध्यान में नहीं है, होगा कुछ। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये जो दल हैं जो कि एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जनता जिनको पसंद करती है, इनको खास सुविधा दिया जाता है। अब यहां पर ये जो चुनाव चिन्ह है ये क्यों दिया जाता है? ये चुनाव चिन्ह एक तरीके से चुनाव के समय इनका जो उम्मीदवार होगा वो उपयोग करता है ताकि वो जब बटन दबाने की बारी आए वहां पर चुनाव चिन्ह देखकर लोग बटन दबा सके कि भाई बीजेपी का कौन है, कांग्रेस का कौन है, समाजवादी पार्टी का कौन है, बसपा का कौन है, देख के बटन दबाना। ऐसा आपने सुना होगा ना कि भैया यह फुलवा पर बटन दबैया हो, तो भाई वो क्या होता है? वो चुनाव चिन्ह का एक तरीके से होता है कि पंजे पर बटन दबैया या फिर कमल पर बटन दबैया। तो कमल क्या है? चुनाव चिन्ह है। ठीक है। अब यहां पर ये जो पार्टियां होती हैं ये एक तरीके से इनको कुछ एक तरीके से क्या कहा जाता है? मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। मतलब कि ये जो पार्टियां होती हैं इस विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। मान्यता प्राप्त दल करने का कुछ कंडीशन होता है, मान्यता प्राप्त दल कहलाने का कुछ कंडीशन होता है। उसको फुलफिल जो पार्टी करेगी वो पार्टी क्या कहलाएगी? मान्यता प्राप्त दल कहलाएगी। और उसको चुनाव आयोग के द्वारा कुछ खास सुविधाएं दी जाएगी, जैसे कि चुनाव चिन्ह देना या फिर पार्टी को ऑफिस के लिए जगह देना, और भी बहुत तरीके की सुविधाएं होती हैं। अब यहां पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है, स्पष्ट नियम बनाया है कि कोई दल को कितना प्रतिशत वोट मिलना चाहिए, कितना सीट जीतना चाहिए, तब जाकर उसे मान्यता प्राप्त दल कहा जाएगा। वो हम जरा सा देख लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं।
तो यहां पर कहा जा रहा है कि कोई पार्टी जब राज्य विधानसभा के चुनाव में जितना वोट पड़ा उसमें से 6% वोट ले आए, और 6 से ज्यादा या तो ले आए या फिर 6 ले आए, और साथ में कम से कम 2 सीटें जीत जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? उस राज्य का राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब मान लीजिए यूपी में चुनाव हुआ, यूपी में चुनाव जीतकर मैंने नया पार्टी बनाया, पीएसएस मान लीजिए पार्टी बनाया। अब ये जो पार्टी है, ये पार्टी जाएगी, चुनाव लड़ेगी। चुनाव में जितना वोट पड़ा, मान लीजिए 100 वोट पड़ा, तो 100 में से मुझे 6 वोट मेरी पार्टी को मिलना चाहिए, और साथ में मेरी पार्टी के 2 विधायक जीतने चाहिए या फिर 2 सदस्य जीतने चाहिए। 6% वोट प्लस 2 सीट, तब जाकर मैं क्या हो जाऊंगा? मैं यूपी राज्य का मान्यता प्राप्त दल कहलाऊंगा। और ये जो मान्यता प्राप्त होगा ना, ये मेरे राज्य के लिए होगा। मैं जाकर फिर वहां पर बिहार में जाकर मान्यता प्राप्त दल नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ यूपी में रहूंगा। तो ये क्या हो गया? ये आपका राज्य के स्तर पर हो गया मान्यता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसके आगे कोई पार्टी अगर लोकसभा चुनाव लड़ती है और लोकसभा में उसको क्या मिलता है? लोकसभा में जितना वोट पड़ा उसका 6%, या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े वोट का 6%, और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत, तो उसे राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाएगा। राज्य के लिए आपने देखा क्या कंडीशन है कि भाई राज्य में चुनाव हुआ, यूपी में चुनाव हुआ, उसमें जितना वोट पड़ा उसका 6% और प्लस में 2 सीट। लेकिन अगर हमको देश स्तर पर मान्यता प्राप्त करना है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना है, तो क्या करना होगा? हमको लोकसभा का जो इलेक्शन होगा ना, लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट मिलना चाहिए, या फिर 4 राज्यों के विधानसभा में 6% मिलना चाहिए। मतलब कि चारों राज्यों में अलग अलग, मतलब जैसे यूपी में एक हुआ चुनाव, वहां भी हमने 6% ले लिया, या फिर इसके बाद बिहार में हुआ तो बिहार में भी 6% हो गया। इसके अलावा राजस्थान में गए तो यहां पर भी 6% हो गया, या फिर एमपी में गए तो यहां पर भी 6% हो गया। तो 4 राज्यों में 6% प्लस में लोकसभा का 4 सीट, जिसको लोकसभा का 4 सीट मिलेगा और 4 राज्यों में 6% या फिर लोकसभा चुनाव में 6%, वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय दल हो जाएगा। समझ गए कि भाई किसी राज्य में राष्ट्रीय दल और किसी हमारे देश स्तर पर किसी राज्य में मान्यता प्राप्त दल और देश स्तर पर मान्यता प्राप्त दल कोई पार्टी कैसे बनती है। अब यहां पर देखें तो यहां पर कहा जा रहा है इस आधार पर 2017 में देश में 7 राष्ट्रीय दल जो थे जिनको मान्यता प्राप्त हुआ था। अब इनके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। तो भैया देखो ऐसा है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ने में कोई फायदा भी नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो इसमें पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ नाम बता देता हूं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये अभी मेनली कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, और इसके लीडर कौन है? ममता बनर्जी हैं। 2016 में इसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था। इसके बाद कौन है? बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना की गई थी काशीराम के द्वारा। कब? 1984 में। इसके बाद यहां पर आपके इसके विचारधारा वगैरह चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और फिलहाल बात करें तो यूपी में ये जब बहुत ज्यादा सक्रिय है, इसके अलावा पंजाब में और भी राज्यों में बहुत ज्यादा इसका प्रेजेंस है, बहुत ज्यादा मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ें तो आगे यहां पर है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आपको पता होगा कि अभी फिलहाल जो सरकार चल रही है देश में वो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना की थी 1951 में। किस नाम से? जनसंघ के नाम से। बाद में फिर 1980 में फिर इसको बनाया गया। इसकी विचारधारा वगैरह आपको पढ़ना है तो आप खुद से पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे क्या है? आगे हमारे सामने है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। इसका गठन हुआ था 1925 में। यह मार्क्सवादी लेनिनवाद पर विचार करता है, और भी विचारधारा को जरा सा पढ़ लीजिए। 1964 में इसमें फूट पड़ गया था और इससे माकपा अलग हो गई थी। अब यहां पर देखें तो आगे इसको कितना वोट वगैरह मिला था आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद है का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम। यहां पर देखें तो यह मार्क्सवादी लेनिनवाद में
विश्वास रखती है। 1964 में इसका जन्म हुआ था। इसके अलावा ये जो पार्टी है ये कई सारे राज्यों में पॉपुलर है, जैसे कि बंगाल, केरल, त्रिपुरा और भी राज्यों में पॉपुलर है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस है। कांग्रेस के बारे में आपको पता है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है और इसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहते हैं। 1885 में इसका गठन हुआ था और इसके बाद इसमें कई सारे लोग इससे अलग हो चुके हैं, कई सारी नई पार्टियां बन चुकी हैं और भी बहुत सारी चीज आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद बात करें तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी जिसको हम कहते हैं। यह कांग्रेस पार्टी से विभाजन होकर 1999 में बनी थी। इसकी विचारधारा में लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता और भी चीजें हैं, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। और 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का ये हिस्सा बनी थी। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने क्या कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 पार्टियों को हमने देख लिया। ठीक है, अब यहां पर आ गया अगला क्या है, क्षेत्रीय दल। तो अभी तक तो हमने राष्ट्रीय दल के बारे में काफी सारी बातें जान ली कि राष्ट्रीय दल, कोई दल कैसे बनता है। लेकिन वहां पर हमने एक और चीज बात किया था कि कई सारे दल ऐसे होते हैं जो कि देश के स्तर पर ना तो वो पॉपुलर होते हैं, न तो देश के स्तर पर उनका प्रभाव होता है। तो ऐसे दल जो कि किसी एक खास क्षेत्र में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और किसी एक खास क्षेत्र में उनका प्रभाव है, ऐसे दलों को क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय दल कहा जाता है। जैसे हमने कहा था कि जो हमारा मान लीजिए टीडीपी है, टीडीपी एक दल है, तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का क्षेत्रीय दल है, क्योंकि ये सिर्फ आपका तेलंगाना राज्य में पॉपुलर है, तेलंगाना राज्य में ये काम करता है, बाकी राज्यों में इसका कोई प्रेजेंस नहीं है, ना तो ये दूसरे राज्यों में जाकर काम करता है। उसी तरीके से जो डीएमके है, ये डीएमके जो दल है ये सिर्फ आपका तमिलनाडु में पॉपुलर है, तमिलनाडु में ये काम करता है, दूसरे राज्यों में ये काम नहीं करता है। उसी तरीके से जेएमएम है, ये आपको झारखंड में है। तो ये जो सारे दल हैं, ये सारे दल क्या हैं, आपको क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल कहने का मतलब क्या है, ये सिर्फ आपको राज्य में, किसी एक खास राज्य में या फिर 2 खास राज्य में ये मौजूद हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग ने इनको राज्यीय दल या फिर क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी है। मतलब कि आप भैया जो है ना, आप सिर्फ एक राज्य के जनता द्वारा पसंद किए जाते हैं, सिर्फ उसी राज्य में सरकार बनाने के लिए आप सक्षम हैं, इसलिए उसी राज्य में आपको स्पेशल सुविधा, स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, पूरे देश में नहीं मिलेगा। समझ गए। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर मैंने कुछ पार्टियों के नाम लिखे जो कि आपको क्या करते हैं, एक राज्य में वो काम करते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं। जैसे टीडीपी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। तो ये जो तेलुगु देशम पार्टी है, ये सिर्फ आपका तेलंगाना बोल रहा हूं, ये आंध्र प्रदेश में भी है। टीडीपी, टीआरएस है आपका तेलंगाना में, टीआरएस आपका सिर्फ तेलंगाना में है। अब टीडीपी जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काम करेगा और वहीं पर काम करेगा, क्योंकि ये तेलुगु देशम पार्टी, तो जो तेलुगु भाषी इलाका है वहीं पर काम करेगा। जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ये सिर्फ झारखंड में काम करेगा। टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो ये क्या हो गया, तेलंगाना में काम करेगा। तो ये सारे दल ऐसे हैं जो कि किसी एक राज्य या फिर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका काम ही है किसी एक क्षेत्र या फिर राज्य में काम करना। लेकिन कुछ दल ऐसे होते हैं जो कि चुनाव लड़कर बनना चाहते हैं पूरे देश स्तर पर वो फेमस होना चाहते हैं, पूरे देश स्तर पर पॉपुलर होना चाहते हैं। जैसे एसपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, या फिर इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी तो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, वो एक राष्ट्रीय दल है। समाजवादी पार्टी या फिर आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल जो है, ये दोनों दल जो हैं, ये ऐसे दल के उदाहरण हैं जो कि बनना चाहते हैं पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय दल बनना चाहते हैं, लेकिन इनका विस्तार अभी उतना नहीं होने पाया है। ये अपना विस्तार और भी राज्यों में करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इनको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाए और साथ में देश में एक बड़े स्तर पर क्या कर लें, इनका प्रभाव हो जाए। लेकिन यहां पर ये अभी तक उसमें सफल नहीं होने पाए हैं और इनका प्रभाव सिर्फ एक राज्य में है। जैसे समाजवादी पार्टी का कहां है, यूपी में है। आरजेडी का कहां है, आरजेडी का आपका बिहार में है। लेकिन ये दूसरे राज्यों में भी फैलने की या फिर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, पिछले 3 दशकों में
क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं की से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या फिर दूसरी राष्ट्रीय दल की गठबंधन की सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि भैया देखो, 1996 या फिर उसके बाद कोई एक दल ऐसा नहीं था कि जिसको केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत मिल जाए। उससे क्या हुआ, कई सारे दल मिलकर सरकार चलाते थे। जैसे कि जो कांग्रेस थी, उसने कई सारी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चलाया। बीजेपी थी, उसने भी कई सारी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चलाया। तो इससे क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय दल थे उनके पास भी काफी सारा ताकत आ गया। जैसे हमारे देश में सरकार चलाने के लिए 273 या फिर उससे ज्यादा सांसद होने चाहिए। कांग्रेस को मान लीजिए 206 आया, उसके साथ में 20 आ गए दूसरी पार्टी से, 40 दूसरी पार्टी से, प्लस 20 दूसरी पार्टी से। अब कांग्रेस अकेले सरकार नहीं चला सकती है, इसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो यहां पर जो ये 20 वाला है ना, ये बोलेगा कि भैया हमको मंत्री पद दो, हमारे राज्य में सरकार है, वहां पे हमारे लिए छूट दो, तब हम तुमको समर्थन देंगे। तो उससे क्या हुआ, उससे ये जो क्षेत्रीय दल थे इनकी बात मानी गई, इनको ज्यादा अहमियत मिलने लगा, ज्यादा पावर मिलने लगा। इससे क्या हुआ, हमारे देश में जो लोकतंत्र था और जो हमारे देश में जो एक तरीके से संघवाद था वो मजबूत हुआ। मजबूत कैसे हुआ संघवाद? पहले क्या होता था 1970 में या फिर आपका 1980 तक लगभग क्या होता था कि कोई भी राज्य सरकार होती थी, जैसे केंद्र में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है और राज्य में मान लीजिए समाजवादी पार्टी जीत गई, तो कांग्रेस की सरकार जो होती थी, जो कि केंद्र सरकार होती थी, वो समाजवादी पार्टी सरकार को बर्खास्त कर देती थी, हटा देती थी। तो ये क्या है, एक तरीके से संघवाद हमारा बहुत कमजोर था। लेकिन जब से क्या हुआ, जब से ये बहुमत वाली समस्या आ गई, गठबंधन की सरकार चलाने की समस्या आ गई, तो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों का सम्मान करने लगी, क्षेत्रीय दलों का सम्मान करने लगी और क्षेत्रीय दलों को काफी ज्यादा क्या हो गया, ताकत मिल गया। अब यहां पर अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं उनके बारे में बताया गया है। आप यहां से इनको देख सकते हैं और इनके बारे में चाहे तो पढ़ सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल मौजूद हैं। आगे क्या है, आगे है राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां। राजनीतिक दलों, भाई राजनीतिक दल हैं, उसमें भी कुछ परेशानी होगी, उसमें भी कुछ कमी होगी। तो क्या कमियां हैं उसमें, क्या चुनौतियां हैं, हम जरा सा देख लेते हैं। हमने तो यह समझ लिया कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोकतंत्र के कामकाज के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दल जो हैं वो क्योंकि लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप हैं, इसमें लोकतंत्र की कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। मतलब कि 4 ऐसे प्रॉब्लम है राजनीतिक दल के जिसको दूर करने की जरूरत है, जिसको कि जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, सभी कोई भी पसंद नहीं करता है, जिसको सुधारने के लिए जनता भी बात करती है और जो लोग राजनीति पर नजर रखते हैं वो भी बात करते हैं। पहला क्या है, पहला कमी है राजनीतिक दलों में, वो है आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। मतलब कि जो राजनीतिक दल होते हैं उसके अंदर लोकतंत्र मौजूद नहीं होता है। मतलब लोकतंत्र का, जैसे हमारे देश में चुनाव होता है प्रधानमंत्री पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, उसी देश में उसी तरीके से जो हमारा पार्टियां हैं उसके अंदर भी ऐसी व्यवस्था है। जो इलेक्शन कमीशन है उसका कहना है कि हर कुछ अंतराल पर क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। चुनाव में क्या होगा, पार्टी का लीडर, पार्टी का प्रेसिडेंट, पार्टी का सेक्रेटरी चुनेगा और लोकतंत्र के हिसाब से पार्टियां अपने अंदर भी कार्य करेंगी। लेकिन यह लोकतंत्र पार्टियों में रहता नहीं है, सिर्फ ये कहने की बातें हैं। नियम लागू किया गया है लेकिन इसको अप्लाई अच्छी तरीके से नहीं किया गया है। और इससे क्या होता है, इससे नुकसान यह होता है कि जो पार्टी की सारी ताकत है वो 1 या 2 या कुछ नेताओं के हाथों में रह जाती है। और इससे यह होता है कि जो एक कार्यकर्ता है जो कि सिर्फ पार्टी के लिए काम करता है, उसकी बात ज्यादा नहीं सुनी जाती है, उसको उतना अहमियत नहीं दिया जाता है। और सिर्फ 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति होते हैं जो पूरी पार्टी चलाते हैं और उसके मालिक बनकर
बैठे हुए रहते हैं। और साथ में जो कार्यकर्ता होते हैं उनको बहुत सारी बातों की जानकारी भी नहीं होती है, उनसे कुछ पूछा भी नहीं जाता है, सिर्फ नेता लोग खुद से क्या कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। और इस तरीके से जो पार्टी है उसमें कुछ लोगों का अधिकार हो जाता है, वंशवाद हम कह सकते, सॉरी, जो कुछ लोग होते हैं उनका अधिकार होता है, और बहुत जगहों पर तो वंशवाद की जैसी भी स्थिति हो जाती है। अब यहां पर क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ हो जाता है आपका दूसरा चुनौती। दूसरा चुनौती क्या है, और दूसरा चुनौती यह है वंशवाद की चुनौती, जो कि अभी तुरंत मैंने कहा। क्योंकि देखिए ज्यादातर दल जो हैं वो अपना काम पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं। वहां पर एक नेता है, उसी की सारी बात होती है, सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो भाई क्या हो गया, उससे हो गया कि जो पार्टी है उसमें पार्टी का सिद्धांत का कोई वैल्यू नहीं, पार्टी का जो नीति है उससे कोई वैल्यू नहीं, पार्टी का विचारधारा का कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसका है, वो नेता का वैल्यू है। नेता के नाम पर वोट पड़ता है, लोग जो हैं वो नेता को फॉलो करते हैं। अब वो नेता जो है जब देखेगा कि हम बूढ़ा हो रहे हैं, हमारे मरने का समय आया, अब अगला आदमी चाहिए, तो ये नेता क्या करेगा, अपने बेटा को या बेटी को क्या कर देगा, उस गद्दी पर बैठा देगा, उस सीट पर बैठा देगा, बोलेगा अब तुम पार्टी चलाओ, बाकी सब लोग पहले हमको फॉलो करते थे अब तुमको फॉलो करेंगे। तो ये क्या हो गया, वंशवाद हो गया। इस तरीके से परेशानी आती है सत्ता के केंद्रीकरण से, यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव पार्टी के अंदर नहीं होने से। यह भी बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे देश में अगर आप पार्टियों को देखें तो ज्यादातर पार्टियों में यही समस्या है, वंशवाद की समस्या, कि भाई बाबूजी थे नेता, बेटा भी बन गया नेता, उसके बाद उनका बेटा बनेगा नेता, दूसरा कोई को कभी कुछ वैल्यू नहीं मिलता है, दूसरा कोई बस इधर उधर घूमते रह जाता है, और वो बस झंडा लेकर नारा लगाते रह जाता है, जय 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 जय। समझ गए? तो ये चीज काफी परेशानी होती है। और इससे परेशानी क्या होती है कि जितने भी शीर्ष पद हैं उस पर कौन बैठता है, एक ही परिवार के लोग बैठते हैं। शीर्ष पद तो छोड़िए, यहां पर चुनाव लड़ने के लिए जब टिकट बांटा जाएगा तो उस पार्टी के लोगों को ज्यादा दिया जाएगा, ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, दूसरा कार्यकर्ता को वैल्यू ही नहीं दिया जाएगा। यह बहुत परेशानी वाला चीज है लोकतंत्र के लिए। तीसरा चुनौती है दलों में, खासकर चुनाव क्या है भैया, खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों का बढ़ता घुसपैठ, यानी कि चुनाव में पैसा का उपयोग, अपराधी तत्व जो हैं वो काफी घुस रहे हैं चुनाव में। चुनाव जीतने के लिए जो पार्टियां हैं वो अपने पार्टी में ऐसे लोगों को शामिल कर रही हैं जो कि पैसे से या तो बहुत धनवान हैं या फिर बहुत ताकतवर हैं, गुंडे जैसे लोग हैं जो कि चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव जीतवा सकते हैं, लोगों को डरा धमका सकते हैं, किसी भी तरीके से चुनाव जीत सकते हैं। मतलब चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरीके के लोगों को पार्टी में शामिल करने के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो एक तरीके से आपको तैयार हैं। मतलब आपको जायज हो नाजायज हो कोई भी तरीका हो, आपको बस क्या करना है, चुनाव जीत लेना है, ऐसा करती हैं पार्टियां। यह भी एक तरीके से अच्छी चीज नहीं है। इससे भी क्या हो रहा है, लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है, और पार्टियों की छवि इससे भी बहुत ज्यादा खराब होती है कि भाई क्रिमिनल लोगों को टिकट दे दिया, क्रिमिनल जीत कर चुनाव जीत गया, और क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल सारा काम कर रहा है। आगे क्या है, अगला चुनौती क्या है, पार्टियों के बीच विकल्पहीनता। मतलब क्या है, आज के समय अगर आप वोट देने जाइएगा तो चार पार्टी चुनाव लड़ रही है ना, तो चारों पार्टी एक ही बात बोलेगा, इहो बोलेगा कि रोड बनवा दें, उहो बोलेगा रोड बनवा देंगे, उहो बोलेगा रोड बनवा देंगे, उहो बोलेगा, सब बोलेगा कि हम रोडे बनवा देंगे। सभी पार्टियां, कोई पार्टी अलग अलग बात ही नहीं करती, किसी पार्टी की अब कोई खास विचारधारा है ही नहीं, सभी पार्टियां एक ही विचारधारा को लेकर चलती हैं। एक पार्टी बोला कि हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, दूसरा भी पार्टी बोल दिया कि भैया हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। पहला बोला कि हम रोड बनाएंगे, दूसरा क्या बोल दिया, हम भी रोड बनाएंगे। तो क्या हो गया, आप जब वोट देने जाइएगा तो क्या आपको अंतर पता चलेगा क्या, आप बोलेगा यार पहला भी तो बोला था हॉस्पिटल बनाने के लिए, दूसरा भी बोला है, पहला भी बोला रोड बनाने के लिए, दूसरा भी बोला है, तो वोट किसको मारे, दोनों में तो कुछ अंतर नहीं है, तो दोनों में अंतर नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा कि किसको वोट मारना है। तो ये परेशानी हो जाती है। यह भी एक तरीके से बहुत बड़ी कमी है राजनीतिक दलों के बीच में। इसके बाद है राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। ये जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, इनमें सुधार कैसे लाया जा सकता है, इनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। मतलब जो चुनौती हमने ऊपर देखा, जो कमियां देखा राजनीतिक दलों में, उसमें सुधार करने के लिए हम क्या करना होगा, सुधार करना होगा राजनीतिक दलों में ही। अब यहां पर बात है कि राजनीतिक दल में सुधार होगा कैसे।
तो सबसे पहले सवाल है कि राजनीतिक दल खुद से सुधर जाएंगे? क्या वो इतने अच्छे हैं कि वो खुद से खुद के अंदर सुधार ला सकते हैं? तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, और आपको भी नहीं लगता होगा, और वो सुधरने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। लेकिन अगला सवाल, क्या हम राजनीतिक दलों को मजबूर कर सकते हैं सुधरने के लिए? जी हाँ, मजबूर कर सकते हैं। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि कैसे सुधारा जा सकता है। अब यहां पर देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें आखिरी फैसला कौन लेता है? राजनेता लेते हैं। मतलब कि कोई पार्टी का जो नेता है वो या तो पीएम बनकर बैठा हुआ है या सीएम बनकर बैठा हुआ है। देश में कानून बनाने का अधिकार किसको है? या तो लोकसभा को है या फिर आपका विधानसभा को है। तो यहां पर ये लोग जो हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं पूरी व्यवस्था को, जो कि कानून बना सकती है। तो आप राजनीतिक दल को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि भैया अपने आप अंदर सुधार करो? तुम जो गड़बड़ घोटाला प्रॉब्लम ये सारा ऊपर वंशवाद वगैरह लेकर चल रहे हो ना, ऐसा मत करो। तो ये कोई अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा कि भैया हम वंशवाद कर रहे हैं, लेकिन क्या करना है? वंशवाद खत्म करना है। तो क्या हमको ही डिसीजन लेना है और हम अपना ही गलती को सुधारने के लिए खुद से डिसीजन लेंगे क्या? कभी नहीं लेंगे। कोई पार्टी कभी नहीं चेंज करेगा इस सारे कमियों को दूर करने के लिए। लेकिन सवाल है कि हम कैसे मजबूर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या व्यवस्था कर सकते हैं कि भाई जो राजनीतिक दल हैं वो परेशानियों को दूर करें। अब जैसे यहां पर क्या क्या प्रयास किया गया है आज तक और क्या क्या सुझाव दिया गया है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो दल बदल कानून लाया गया, जिससे कि कोई भी राजनेता जो है वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। अगर वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसा कानून लाया गया। ऐसा कानून क्यों लाना पड़ा? ऐसा इसलिए लाना पड़ा, पहले यह देखा गया था कि कोई पार्टी चुनाव जीतती थी, मान लीजिए कि बीजेपी ने जीत लिया चुनाव और अपोजिशन में है कांग्रेस, ये हुआ है। अब बीजेपी के पास है 50 सदस्य, कांग्रेस के पास है 35 सदस्य। अब यहां पर कांग्रेस क्या करेगी? अब एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा मत कहिएगा कि मैं पक्ष ले रहा हूं या विपक्ष ले रहा हूं, मैं बस आपको समझा रहा हूं। यहां पर कांग्रेस क्या करेगी? इस पार्टी के सदस्यों के पास जाएगी, बोलेगी भैया 1 करोड़ ले लो, 1 करोड़ ले लो और हमारी पार्टी में आ जाओ। हर 15 लोगों को क्या करेगी? पैसा देगी, 1 करोड़, सारे लोग क्या आ जाएंगे? कांग्रेस में आ जाएंगे। अब बस सरकार बनना था बीजेपी का, बन गया कांग्रेस का। ऐसा होता है, आपने न्यूज में भी आजकल कई बार देखा होगा ऐसा। तो यहां पर क्या होता है? दल बदल होता है। इसको रोकने के लिए, इसको बंद करने के लिए दल बदल कानून लाया गया कि कोई भी पार्टी में से कोई भी सदस्य जो है वो किसी भी कारण से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसा व्यवस्था किया गया। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे एक तरीके से नुकसान क्या हुआ कि जो नेता लोग थे, जो सांसद थे, विधायक थे, जो कि चुनकर आते थे, वो एक तरीके से खुलकर अब नहीं बोल सकते हैं अपने नेता के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ अब खुलकर नहीं बोल सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर ऐसा व्यवस्था हो गया, मतलब कि जो पार्टी का लीडर बोल दिया वही सारे लोग क्या करेंगे, दूसरे लोग कुछ दूसरा चीज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे क्या है? आगे उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था किया है कि जो पैसे और अपराधी हैं उनका प्रभाव कम करने के लिए किया गया है कि भाई चुनाव लड़ने से पहले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा। मतलब कि जब आप चुनाव लड़ने जाइएगा, चुनाव का एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, तो आपको एक लेटर लिख के देना होगा कि मेरे पास कितना पैसा होगा, एफिडेविट करके, और मेरे ऊपर कितना केस चल रहा है, कितना केस है और कितना पैसा है, सब ब्यौरा आपको देना होगा। इससे क्या हुआ? इससे होगा कि भाई जो जनता है उसको पता चलेगा कि कोई आदमी कितना धनवान है और कितना क्रिमिनल है। लेकिन इससे परेशानी यह है कि भाई यहां पर आपको जो आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना है वो खुद से देना है। उसको चेक करने का कोई उतना सीरियस मीडियम नहीं है। हाँ, अगर पकड़े गए तो भाई आपको सजा हो सकता है, लेकिन आपको चेक कौन करेगा कि आपने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है? तो इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, साथ में चुनाव आयोग ने व्यवस्था किया है कि भैया जितने भी दल हैं सभी दल अपने अंदर सांगठनिक चुनाव करवाएंगे, इंटरनल इलेक्शन करवाएंगे। मतलब पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के लिए, पार्टी का सचिव, महासचिव वगैरह बनने के लिए क्या होगा? चुनाव होगा। और उस चुनाव के आधार पर कोई व्यक्ति जो है वो किसी पार्टी के स्पेशल पद पर, कोई पद पर बैठेगा। अब यहां पर क्या होगा? ऐसा दलों ने ऐसा इसको फॉलो भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग जो है, मैंने कहा था कि सारे नियम कानून बनाता है, उसने बनाया है तो दलों को फॉलो करना पड़ा। लेकिन ये जो होता है ना, ये इंटरनल चुनाव, ये सिर्फ नाम का होता है। बस
बस कह दिया कि हाँ चुनाव हुआ है, चुनाव हुआ है, चुनाव हो गया, उसमें कोई रियलिटी में चुनाव नहीं होता है। हमने पहले ही समझा है कि लोकतंत्र का मतलब क्या, असली में भाई दूसरे आदमी को जीतने का चांस रहे और जो पावर में है उसको हारने का चांस रहे। लेकिन यहां पर ऐसा देखा गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, यह व्यवस्था उतना सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। आगे क्या है, कुछ सुझाव, जो कि सुझाव दिए गए हैं राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए। अब यहां पर कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल के इंटरनल कामकाज को बनाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए कि भाई सदस्यों का लिस्ट रखा जाए, जो पार्टी का संविधान है, पार्टी का संविधान पालन हो, पार्टी के बीच में विवाद हो तो स्वतंत्र पदाधिकारी क्या करे, उसको जज जैसा बैठकर मामला सुलझाए। यह व्यवस्था अनिवार्य किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल में महिलाओं को एक खास न्यूनतम आवाज में करीब 1/3 टिकट मिलना चाहिए। चुनाव में कि पार्टियां कितने टिकट दें, 1/3 टिकट दें किसको, महिलाओं को टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए, मतलब कि जितना भी इंपॉर्टेंट पद हैं उस पर महिलाओं को क्या होना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। साथ में चुनाव का जो खर्च है वो पार्टी खुद से नहीं करे, सरकार जो है उसके लिए पैसा प्रोवाइड करे। इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो काला धन का उपयोग होता है चुनाव में वो नहीं होगा। जैसे कि सरकार क्या कर सकती है, पेट्रोल दे सकती है, कागज, फोन वगैरह दे सकती है, किस चीज के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए। और इसके साथ ही ये सारी जो चीजें हैं, ये एक तरीके से सुझाव है राजनीतिक दलों के लिए, लेकिन इसमें से किसी भी सुझाव को राजनीतिक दलों ने अभी तक नहीं माना है। और अगर मान गए होते तो अब तक सुधर गए होते। लेकिन बात है कि इसको अभी भी सुधारा जा सकता है। और यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इस चीज में प्रॉब्लम यह है कि भाई मेरे को कंट्रोल करने के लिए क्या मैं खुद से कानून बनाऊंगा, मैं खुद से कानून बनाकर अपने को कंट्रोल करने के लिए कानून बना दूंगा कि बाद में आप केस करके हम ही को जेल डाल दीजिए, ऐसा तो होगा नहीं। राजनीतिक दल कभी भी अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए खुद से तो कानून बनाएंगे नहीं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक और प्रॉब्लम है कि अगर हर चीज के ऊपर, हर राजनीतिक समस्या के ऊपर कानूनी समाधान हम डालने लगे तो इससे बहुत ज्यादा कंट्रोल भी हो जाएगा। मतलब जितना फ्रीली राजनीतिक दल काम करते हैं, जितना अच्छी तरीके से, वो भी नहीं करने पाएंगे। इसके अलावा और भी तरीका है जिससे कि राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तो यह है कि अगर आप अच्छे आदमी हैं तो आप क्या कीजिए, आप एक तरीके से राजनीतिक दल में खुद से जाकर शामिल हो जाइए और उसको बेहतर बनाने के लिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। दूसरा यह है कि जो लोग हैं, लोग खुद से दबाव बना सकते हैं राजनीतिक दलों के ऊपर। और मजबूरी में क्या करना होगा, राजनीतिक दलों को सुधारना होगा। दबाव कैसे बना सकते हैं, दबाव या तो चिट्ठी लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लिख सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक दलों को सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये पूरा अध्याय हो गया खत्म। और यहां पर ये अध्याय हमने पढ़ लिया, राजनीतिक दलों के बारे में काफी सारी बातें पढ़ ली। तो मिलते हैं आपसे हम अगले अध्याय में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।